हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, क्यों इंट्रोड्यूस हुई थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी, क्या एलिमेंट्स थे, क्या फीचर्स थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी की कुछ ऐसी स्टेट थी कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे थे, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, प्राइवेट सेक्टर को इतनी जल्दी परमिशन नहीं मिलती थी कुछ भी प्रोड्यूस करने की, लाइसेंस इशू नहीं होता था और प्राइवेट सेक्टर इतना फ्लरिश्ड नहीं था। वहीं पब्लिक सेक्टर ने एक काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ था। इतना वो लोग क्या था कि भाई प्राइवेट सेक्टर को इतना मौका नहीं देते थे, और क्या था कि भाई जो अदर कंट्रीज़ की जो फर्म्स थी उनको भी परमिशन नहीं थी इंडिया में आके ऑपरेट करने की। तो इकोनॉमी का जो स्कोप था वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका था, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप था। तो तब के 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलके एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसके 3 बेसिक एलिमेंट्स थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं एक एक लाइन में। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी उनको लिबरल करना, प्राइवेट सेक्टर को मौका देना कि वो भी फ्लरिश करें और उनको आसानी से लाइसेंस मिल जाया करता था। सो नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करने लगा था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है वो अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल करने लगा था। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन किसी और कंट्री की जो फर्म्स हैं, उनको भी मौका मिले कि वो इंडिया में आके ऑपरेट करें, बिजनेस करें। तो तब एमएनसीज़ आने लगी थी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इंडिया में आई। तो चलिए अब इन तीनों पॉलिसीज़ को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दीजिए ताकि वो भी फ्लरिश कर पाएँ। पहले क्या होता था कि भाई आपको हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको लाइसेंसिंग पॉलिसी की ज़रूरत होती थी। लिबरलाइजेशन के अंडर लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को ईजी किया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कि आपको अब हर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होगी, एक्सेप्ट फ्यू। कुछ चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। वो कुछ चीज़ें क्या हैं? जैसे आर्म्स हो गए, आर्म्स आप इतनी आसानी से या फिर बिना लाइसेंस के नहीं बना सकते हो। एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए या फिर टोबैको वगैरह हो गए, सिगरेट, सिगार्स, और हैज़ार्डस केमिकल्स हो गए। कोई भी मेडिसिन आप बिना लाइसेंस के नहीं बना सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, और इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सेकेंड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आप अपने प्रोडक्शन को, आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितना भी एक्सपेंड करिए और कितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं बोलेगी। वो इंटरवीन नहीं करेगी कि आप इतना मत करिए एक्सपेंड या फिर इतना कॉन्ट्रैक्ट मत करिए, ये आपकी मर्जी है। लिबरल कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। देन फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस। अपनी कॉस्ट वगैरह के हिसाब से या फिर सारी चीज़ों के हिसाब से एक फर्म, एक इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर अपना प्राइसेस खुद फिक्स कर सकता है, लेकिन उसको ये उसके एथिक्स में आता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस ना चार्ज करे, लेकिन उस पर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। अगर वो करता भी है तो चलेगा, इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा लिबरल कर दिया गया था कि आराम से आप इंडिया का सामान बाहर भेज सकते हो या फिर बाहर का सामान लाके आप इंडिया में इंडिया में बिक सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था वो लिबरल कर दिया गया था। इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रही थी लिबरलाइजेशन के अंडर। देन फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का आप मूवमेंट बहुत फ्रीली कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री। कोई भी गुड्स या फिर सर्विस इजीली मूव कर पा रही थी लिबरलाइजेशन के अंडर। देन ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। पहले जब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, इतनी ज़्यादा लाइसेंसिंग थी, और किसी भी फॉरेन ना तो इंडस्ट्री को इंडिया में आने की परमिशन थी, ना फॉरेन कैपिटल इंडिया में मतलब इंट्रोड्यूस होता था, कोई इन्वेस्ट नहीं करता था अपना फॉरेन कैपिटल। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया गया कि इस प्रोसीजर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया ताकि फॉरेन कंपनीज़ आएँ और हम लोगों में इन्वेस्ट करें, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। इससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी।
तो ये तो था भाई लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। सो नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था कि फोकस किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से ग्रो करे, फ्लरिश करे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोल और इम्पोर्टेंस दिया गया था प्राइवेटाइजेशन के अंडर। 1991 से पहले क्या हुआ करता था कि पब्लिक सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा उसका मार्केट शेयर था इकोनॉमी में, और प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता था कि वो अपने आप को ग्रो कर पाए, सिंस देयर वर वेरी स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसीज़, और वो अपने आप को फ्लरिश कर ही नहीं पा रहा था। तो प्राइवेटाइजेशन एलपीजी मॉडल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो प्राइवेटाइजेशन के अंडर ये कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल और इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हुआ था कि पब्लिक सेक्टर ने अपने शेयर्स और अपनी जो ओनरशिप थी, मैनेजमेंट था, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र किया था, शेयर्स अपने सेल किए थे, तो इसको हमने डिसइन्वेस्टमेंट का नाम दिया था। सेकंड, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था ताकि प्राइवेट, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स थी जो सिक इंडस्ट्रीज़ थी, सिक यूनिट्स थी, यानी कि वो इतना ज़्यादा भाई वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, लॉस में जा रही थी, और वो अपना लॉस बियर भी नहीं कर पा रही थी। तो ये देखा गया कि भाई किस तरीके की यूनिट है ये, अगर इनमें पैसा लगाया जाए या फिर इनके लॉस को खुद हम बियर करें तो ये यूनिट्स फ्लरिश कर पाएंगी, और अगर हाँ तो फिर उनको हेल्प किया गया था, इस इंस्टीट्यूशन ने उसको हेल्प किया था, और अगर नहीं तो फिर उन सिक यूनिट्स को बंद कर दिया गया था। तो ये इंस्टीट्यूशन इसीलिए सेटअप किया गया था ताकि सिक यूनिट्स की हेल्प की जा सके, प्राइवेट सिक यूनिट्स की। देन डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, तो यानी कि गवर्नमेंट की जो अपनी ओनरशिप थी, उसके जो मैनेजमेंट राइट्स थे, वो उसने प्राइवेट को धीरे धीरे ट्रांसफ़र करने लगा था। ऐसा हो गया था कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री के पास 51% शेयर्स चले जाते हैं एक कंपनी के, तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। उसका ओनरशिप, उसका मैनेजमेंट, उसका जो जितना भी राइट्स हैं वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो रहा था कि भाई उसकी गवर्नमेंट की पावर, पब्लिक सेक्टर की पावर और उसका जो स्टेक था वो डाइल्यूट होता जा रहा था। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। थर्ड पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक करना। पहले इंडिया में सिर्फ इंडिया का ही सामान मिलता था, इंडिया का सामान सिर्फ इंडिया में ही बिकता था, कोई बाहर की फर्म नहीं थी। तो 1991 से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी। 1991 में इसको लिबरल किया गया था, और आप जानते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखते हैं। आप आज घर बैठे किसी भी कंट्री का कोई भी सामान मंगा सकते हैं, कोई भी सामान आप यूज़ करते हैं। आप जो फ़ोन चला रहे होंगे वो चाइना का होगा या अमेरिका का होगा। तो ये सब कुछ किस तरह पॉसिबल हुआ? ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ है। ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, लेकिन इंडिया में इसको 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स है देख लेते हैं। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ था ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि इंपोर्ट को फ्री कर दिया गया था, इंपोर्ट आराम से हो पाए, इसके लिए लिबरलाइज किया गया था इंपोर्ट को। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दैट इज फेरा, वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा, यानी कि पहले गवर्नमेंट जो थी वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करती थी। अब क्या किया कि भाई गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने लगी रादर देन रेगुलेटिंग इट। तो फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, यानी कि टैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे और प्रोडक्शन पे, ये सारी चीज़ें जो थी इनको थोड़ा सा ईजी किया गया था। टैरिफ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ईजी किया गया था, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को चेंज किया गया था। सो नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो फिर वो कंट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को तो बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया गया था ताकि एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया गया था कि भाई जितनी आप चार्ज कर रहे हो उतनी ज़्यादा चार्ज नहीं हो रही थी, फिर रिड्यूस किया गया था इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को ताकि इम्पोर्ट आराम से हो पाए। तो ये था भाई हमारा एलपीजी मॉडल, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एलपीजी मॉडल, यानी कि एलपीजी मॉडल के इंडियन इकोनॉमी मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं।
फर्स्ट, इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि भाई मार्केट है, मार्केट में इतने 10 अगर लोग हैं तो 10 मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो एक मैन्युफैक्चरर का बाकी 9 लोगों के साथ ही कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन आज क्या है कि आज वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, हर दुनिया के हर जगह से आपको कंपटीशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलो और आप फ़ोन मैन्युफैक्चर करो, तो आपका कंपटीशन सिर्फ इंडियन कंपनी से ही नहीं होगा जो फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही होंगी, आपका कंपटीशन होल वर्ल्ड से होगा, क्योंकि दुनिया के बहुत अलग अलग पार्ट्स में फ़ोन मैन्युफैक्चर होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, तो आपका कंपटीशन पूरे ग्लोबल विलेज से है, सिर्फ एक कंट्री में नहीं है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया जब एलपीजी मॉडल आया तब। तो पहले एक और चीज़ हुआ करती थी कि भाई अगर कंपटीशन इतना नहीं हुआ करता था तो क्वालिटी पे भी ध्यान नहीं देते थे जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे। लेकिन अब क्या है, कंपटीशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है तो हर कोई अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। देन मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, भाई इतनी ज़्यादा अगर वैरायटी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग चीज़ें आप उनको ऑफ़र करोगे कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स तो डिमांडिंग हो ही जाएंगे। फिर कहाँ वो एक चीज़ पे सेटल हो रहे हैं, फिर तो उनको रोज़ नई नई कोई भी अलग अलग चीज़ चाहिए। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है जब आप उसको इतनी ज़्यादा वैरायटी मतलब ऑफ़र करते हो। तो एलपीजी मॉडल ने यही करा, तो इसीलिए कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे। नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगी कि भाई पहले क्या था कि सिर्फ इंडिया में ही अगर कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, इन्वेंट हो रही है, इनोवेशन हो रहा है तो वो सिर्फ इंडिया में ही है। लेकिन अब क्या बाउंड्रीज़ ओपन कर दी गई हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी अंदर आ सकती है, अंदर की टेक्नोलॉजी बाहर जा सकती है, इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होने लगी टेक्नोलॉजी। नेसेसिटी फॉर चेंजिंग पॉलिसीज़, 1991 से पहले बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर था, एक ही टाइप की पॉलिसी चलती थी तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन 1991 में जब एलपीजी मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ तो इतना ज़्यादा वाइड इकोनॉमी हो गई थी उस टाइम पे, फिर जल्दी जल्दी पॉलिसीज़ को चेंज करने की नीड होने लगी। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। पहले क्या हुआ करता था कि जो अगर पब्लिक सेक्टर को लॉस हो रहा है तो उसका लॉस जो है गवर्नमेंट बियर करेगी और अपने बजट से उसके लिए फंड अरेंज करके देगी। लेकिन अब क्या हुआ 1991 के बाद कि बजटरी सपोर्ट हटा दिया गया पब्लिक सेक्टर पे से, कि अगर पब्लिक सेक्टर को लॉस होगा तो वो उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। देन एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, आजकल तो एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको जो पेमेंट करना होता है वो फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ता है। आप इंडियन रुपी में पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हो, सिर्फ 40-30% कर सकते हो, बाकी आपको या तो डॉलर में पे करना पड़ेगा या फिर उस कंट्री की करेंसी में पे करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, नहीं तो उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करने के लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और आप फिर उस फॉरेन एक्सचेंज से इंपोर्ट करते हो। अगर आपको इंपोर्ट करना है और फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करना है तो एक्सपोर्ट आपके लिए मैटर ऑफ सर्वाइवल होता है, आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स पड़े थे इंडियन इकोनॉमी पे एलपीजी मॉडल के। तो अब देखेंगे मैनेजरियल रिस्पांस टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंज आया उसमें मैनेजरियल रिस्पांस क्या था, यानी कि मैनेजमेंट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और फिर अपनी पॉलिसीज़ किस तरीके से चेंज की। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन में क्या था कि भाई अब कंपनीज़ ने ये डिसाइड करा, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि अब हम अपने पोर्टफोलियो में और प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ करेंगे, ऐड करेंगे, कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट में डील करते थे तो आज हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन में ये था। सेकंड, जॉइंट वेंचर्स यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलने लगी, जैसे कि फोर्ड जो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिल गई। इस तरीके से काफ़ी सारी जॉइंट वेंचर्स हुए थे जो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बना ली थी ताकि दोनों मिलके ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकें। देन ब्रांड बिल्डिंग, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया था तो मार्केट में अपने ब्रांड का नाम बनाना, उसको प्रमोट करना, उसको एडवर्टीज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो अब कंपनीज़ ने क्या करा, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट खर्च करने लगा अपने ब्रांड बिल्डिंग में,
ताकि उसका नाम इंक्रीज़ हो पाए, उसके नाम की जो गुडविल है वो इंक्रीज़ हो पाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, इन सारी चीज़ों में हैवी अमाउंट्स जाने लगे। देन यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, अब मैनेजमेंट पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करती थी, अब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाती थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता जाता था। देन इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, क्या बहुत ज़्यादा हैवी चेंज आया था कंपनसेशन लेवल में, यानी कि आप पहले अपने एम्प्लॉय को जितना देते थे, मैनेजर को, एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को, अब आप उससे कहीं ज़्यादा पे करने लगे थे, क्योंकि कंपनीज एक्सपेंड होने लगी थी, उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होने लगा था। तो उस हिसाब से अपने कस्टमर को अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए भी एक कंपनी, एक मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा कंपनसेशन पे कर रही थी। देन कस्टमर फोकस, आजकल का जो मार्केट है वो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। आजकल कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंस को सबसे हाई प्रायोरिटी दी जाती है, कस्टमर को सबसे हाई प्रायोरिटी दी जाती है, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो कस्टमर पे हैवी फोकस रहे कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसके हिसाब से आप अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को देखिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रह सके। तो ये मैनेजरियल रिस्पॉन्स थे टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देख लेते हैं डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी जो कि मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब उसका यूज़ इनवैलिड कर दिया गया है, ना तो वो आगे प्रिंट होगी, ना ही आप उसमें अब आगे डील कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द विड्रॉल ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। तो क्या होता है कि मार्केट में मनी फ्लो होता है, करेंसी सर्कुलेट होती है, जो आरबीआई ने इशू करी है, जो गवर्नमेंट ने इशू करी है, वो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होती है। गवर्नमेंट ये इंस्ट्रक्शन दे देती है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, इसका यूज़ इनवैलिड है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, आप इसमें आप फर्दर डील नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप की एक और डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी लीगल टेंडर एंड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज वैलिड करेंसी। मतलब डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी जो मार्केट में फ्लो हो रही है, अब उसको आप लीगल टेंडर नहीं मानेंगे और वो वैलिड करेंसी भी नहीं मानी जाएगी, यानी कि आप उसमें फर्दर डील नहीं कर सकते हैं। लीगल टेंडर का क्या मतलब हो गया? लीगल टेंडर होता है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन आता है, वो ये कहता है कि ये जो मैंने मार्केट में करेंसी निकाली हुई है, ये जो मार्केट में करेंसी मेरी इशू करी हुई, सर्कुलेट हो रही है, इसको आप लीगल टेंडर मानेंगे, यानी कि कोई इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। जैसे कि बहुत सारे दुकान वाले आपने देखे होंगे कि वो कॉइन्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नई नोट लेकर आओ, इतने सारे कॉइन्स, नई नोट लेकर आओ, इस तरीके से कहते हैं। तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि ये जो कॉइन है ये आरबीआई ने, ये गवर्नमेंट ने इशू करे हैं, ये आपको एक्सेप्ट करने ही करने होंगे क्योंकि ये लीगल टेंडर है, वरना आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया लीगल टेंडर का मतलब। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं मानी जाती है और वो वैलिड करेंसी भी नहीं मानी जाती, अब उसमें आप आगे डील नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया डीमोनेटाइजेशन का मतलब। तो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन 3 बार हो चुका है। पहली बार इंडिपेंडेंस से पहले 1946 में हुआ था, जब 1000 और 10,000 के नोट्स बैन कर दिए गए थे। अब बोल दिया गया था कि इनका यूज़ अब इनवैलिड है, 1000 और 10,000 के नोट्स ना तो आगे प्रिंट होंगे, ना ही मार्केट में वैलिड होंगे। फिर सेकेंड टाइम इंडिपेंडेंस के बाद 1978 में हुआ था, जिसमें 10,000, 5,000 और 10,000 के नोट्स बैन किए गए थे। और थर्ड टाइम और रिसेंटली आपको याद ही होगा 8 नवंबर 2016 में हुआ था, जो रात में 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई अब से 500 और 1000 के नोट्स नहीं चलेंगे। तो आपको ये तो याद ही होगा, ये तो बिल्कुल अभी अभी की बात थी। तो रिसेंट कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, जब 500 और 1000 के नोट्स बैन कर दिए गए थे। चलिए अब डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर है डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मतलब क्या है कि डीमोनेटाइजेशन अटैक करता है ब्लैक मनी पे। तो ब्लैक मनी क्या होती है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि काले रंग की होती है। ब्लैक मनी का मतलब होता है ऐसा पैसा जिस पे टैक्स नहीं दिया गया है, लोगों की ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं भरा गया है, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन से ये पता चलता है कि कितनी ब्लैक मनी है कंट्री में, और फिर उस ब्लैक मनी पर अटैक किया जाता है और फिर उससे पेनल्टी ली जाती है। तो कैसे होता है ये प्रोसेस समझते हैं
कि भाई जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो अभी रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन हुआ था 1000 और 500 के नोट्स का। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाई 1500 के नोट्स अब बंद हो गए, तो लोगों के पास इतना सारा ब्लैक मनी था, वो 1000 बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस में ही होता है ब्लैक मनी, ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा होता है। तो क्या था कि अब ये जो पैसा है अब ये इनवैलिड है। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप अपने पास, आपके पास जितने भी 1000 और 500 के नोट्स हैं, आप उसको बैंक में लेकर जाइए और नए नोट्स के साथ एक्सचेंज कर लीजिए। अब बैंक में तो सारी डिटेल्स होती हैं कि भाई किसके पास कितना पैसा है, और अगर हद से ज़्यादा आपके पास, आपकी इनकम से ज़्यादा आपके पास पैसा आ रहा है तो बैंक आपसे सवाल करता है, ठीक है, उसकी जानकारी सरकार के पास जाती है। तो अगर आप अपना ब्लैक मनी लेकर बैंक में एक्सचेंज कराने जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा और फिर आपका ब्लैक मनी पकड़ लिया जाता है और फिर आपको उस हिसाब से पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो डिमोनेटाइजेशन क्या करता है कि ब्लैक मनी पे अटैक करता है और जिसके पास भी ब्लैक मनी है उसे फिर उतनी पेनल्टी देनी पड़ती है। सेकेंड, अटैक ऑन फेक करेंसी रैकेट्स। फेक करेंसी रैकेट्स क्या होता है, ऐसे बहुत सारे रैकेट्स चल रहे हैं इलीगल, जिन लोगों ने फेक करेंसी बनाई हुई है। वो करेंसी जो सरकार ने छापी है वो नहीं, फेक करेंसी बनाई हुई है। तो अब क्या है कि भाई जिनके पास फेक करेंसी है वो बैंक में जाके वो करेंसी कैसे एक्सचेंज कराएंगे, वो बैंक तो पकड़ लेगी कि ये तो फेक करेंसी है, तो उनका सारा पैसा ख़राब हो गया। वो जो जितनी भी फेक करेंसी थी उनके पास वो सब बेकार हो गई। तो क्या है कि इट इज़ एन अटैक ऑन फेक करेंसी रैकेट्स। Then third is tax administrating and channelizing saving into formal financial system। इसका क्या मतलब है कि लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि भाई अपने घर में सेविंग करके रखते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं और बैंक में नहीं जमा करते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स में आपने ये बात पढ़ी होगी कि बैंक में पैसा जमा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैंक ही फिर मनी का फ़्लो स्मूथ कराता है कि आपका पैसा डिपॉजिट होता है फिर वो लोन में दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मनी जितना फ़्लो होता है उतना इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है। तो क्या करेंगे आप, जब डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा तो आप अपने पैसे एक्सचेंज कराने जाएंगे तो वो आप अपने पैसे को डिपॉजिट कराएंगे बैंक अकाउंट में, है ना। आप अपने पैसे को डिपॉजिट कराएंगे बैंक अकाउंट में, आपका पैसा डिपॉजिट होगा, उतना ही बैंक लोन दे पाएगा। तो ये जो सर्कल है ये चलता रहेगा और इससे फिर इकोनॉमी अपलिफ्ट होती रहेगी। देन लास्ट इज मूविंग टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। भाई जब अभी रिसेंट डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कैश की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई लिमिट थी एक कि आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हो, इतना ही एक्सचेंज कर सकते हो। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, इतना विड्रॉ नहीं हो पा रहा था बैंक से। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड फील हुई थी कैशलेस इकोनॉमी की, यानी कि फिर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे और ये जो जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं ये इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हुई थी। तो जब डीमोनेटाइजेशन होता है तो इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करती है, और जितनी इकोनॉमी कैशलेस होती जाती है उतनी ही इकोनॉमी अपलिफ्ट होती जाती है। जितने कम हार्ड नोट्स होंगे और कैशलेस इकोनॉमी ज़्यादा होगी उतनी ही इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है। तो डीमोनेटाइजेशन से इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करती है। ये थे भाई फीचर्स हमारे डीमोनेटाइजेशन के। तो अब देख लेते हैं डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा था डिफरेंट एरियाज़ पर। तो यहाँ पे एरियाज़ दिए हुए हैं और यहाँ पे फिर उनके हिसाब से इम्पैक्ट दिए हुए हैं। तो एरिया, मनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि भाई कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गए थे। अब लोगों के पास इतना कैश ही नहीं था तो कोई कैश में डील ही नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ हुए थे लेकिन कैश ट्रांजैक्शन डिक्रीज़ हो गए थे। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुए थे और बैंक डिपॉजिट्स के इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों की फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज़ हुई थी। भाई आप बैंक में जितना जमा करोगे उतनी आपकी सेविंग इंक्रीज़ होती है। प्राइवेट वेल्थ का क्या हुआ था, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हुई थी। प्राइवेट वेल्थ यानी कि लोगों की अपनी पर्सनल वेल्थ। अब भाई लोगों के पास जितना ब्लैक मनी था वो सब डिस्क्लोज हो रहा था, अब आप उसको एक्सचेंज कराने जा नहीं सकते हो बैंक में। तो क्या हो रहा था कि लोगों का वो जो पैसा रखा हुआ है वो ख़राब हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने नोट फाड़ के फेंके हुए थे, आपको सड़कों पे देखे होंगे आपने, न्यूज़ में आया था, जला दिए थे बहुत सारे लोगों ने नोट्स। तो प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन हुई थी। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, नो इफेक्ट। डिजिटाइजेशन पे क्या हुआ था कि कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ इकोनॉमी मूव कर रही थी, तो डिजिटल सेक्टर तो ग्रो हुआ था। रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हो गए थे क्योंकि भाई इतना पैसा नहीं था किसी के पास कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, तो उस टाइम पे रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए थे। टैक्स कलेक्शन का क्या हुआ था, राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज इंक्रीज
बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्लैक मनी डिस्क्लोज हो रहा था। अब जितना डिस्क्लोज होगा तो फिर उतना उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, टैक्स की पेनल्टीज ली जाएंगी। तो टैक्स का कलेक्शन इंक्रीज हुआ था क्योंकि डिस्क्लोजर हो रहा था लोगों की ब्लैक मनी का। तो ये इम्पैक्ट थे डीमोनेटाइजेशन पे। आज हमने पढ़े 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और डीमोनेटाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।